हेलो फ्रेंड्स, ये हम मध्यकालीन भारत की सीरीज कर रहे हैं और इसमें हमने ये विपिन चंद्र की इसमें हम पहले रज़िया सुल्तान को देख चुके थे। उसके बाद हमारा नासिरुद्दीन महमूद चल रहा था। नासिरुद्दीन महमूद के बाद हम किस प्रकार फिर बलबन अपना वर्चस्व स्थापित करता है वो हमने सब इसमें पढ़ लिया था। अब उससे नेक्स्ट हम देखेंगे बलबन में ही कि सल्तनत के क्षेत्रीय और राज क्षेत्रीय अखंडता हेतु संघर्ष। ठीक है, इसमें हमने इससे पहले पढ़ा था कि किस तरीके से बलबन ने अपने आप को अफरासियाब वंश का घोषित किया था और सिजदा तथा पाबोस जैसी प्रणाली को उसने कैसे लागू किया था। और अब इसी में हम आगे पढ़ेंगे सल्तनत के क्षेत्रीय और राज्य क्षेत्रीय अखंडता हेतु संघर्ष। बलबन का सारा ध्यान अधिकांशतः मंगोल खतरों की ओर लगा रहा और इसी कारण उसने दिल्ली में बहुत दूर कहीं भी कोई सैनिक अभियान नहीं किया। 13वीं और 14वीं सदी के दौरान भारत पर मंडराने वाले मंगोल खतरे का अध्ययन हम अलग से करेंगे। बढ़ने के अनुसार बलबन के सुल्तान बनने के बाद सरकार की गरिमा और शक्ति पुनः बहाल हुई और उसके कठोर नियम दृढ़ इरादों के कारण समूचे राज्य के ऊंच नीच सभी लोग उसकी सत्ता के समक्ष सिर झुकाने के लिए बाध्य हुए। सभी सामान्य वक्ताओं की तरह इस वक्तव्य पर भी सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। यद्यपि बलबन के अधीन केंद्र सरकार की प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि हुई, किंतु आंतरिक प्रतिरोध के स्वर बराबर उभरते रहे, जिसके दो पहलू थे। पहला, महत्वाकांक्षी तुर्क अमीरों और सरदारों द्वारा, जिनमें से कुछ तो भारत के पड़ोस में स्थित थे, स्वयं के लिए स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के प्रयास, एवं दूसरा, बड़े भूस्वामी समेत राजपूत राजाओं और रायों द्वारा स्वयं को स्वतंत्र करने तथा यथासंभव तुर्कों के अपने राज्य क्षेत्र से खदेड़ने के प्रयास। राजपूत राजाओं और रायों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजस्थान में स्थित है। रजिया की तुर्कों के पश्चात उत्पन्न अस्थिरता की स्थिति में ग्वालियर और रणथंभौर दोनों ही तुर्कों के हाथ से निकल गए, क्योंकि राजपूत राजाओं सेनाओं का मुकाबला कर पाना उनके लिए संभव नहीं रह गया था। बलबन ने ग्वालियर पर तो पुनः कब्जा कर लिया, किंतु रणथंभौर पर पुनः अपना आधिपत्य कायम करने के उसके प्रयास सफल नहीं हो पाए। इसी समय से रणथंभौर के चौहानों की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी, किंतु उनके विस्तारवादी प्रयास राजस्थान, मालवा और गुजरात के शासकों के विरुद्ध संचालित थे, न कि तुर्कों के विरुद्ध। अजमेर और नागौर पर तुर्कों का कब्जा बना रहा, लेकिन इन नगरों के बाहर राजस्थान में उनका कोई प्रभाव नहीं था। यमुना नदी के दक्षिण में स्थित बुंदेलखंड राज्य पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं, चंदेलों, भर बघेलों का शासन कायम रहा। बलबन ने कड़ा के दक्षिण में मैदानी क्षेत्रों को साफ करने के उद्देश्य से रीवा के बघेल शासक के विरुद्ध एक सैनिक अभियान का नेतृत्व किया। उसकी विजय एवं उसे वहां से प्राप्त लूट के माल का उल्लेख करते हुए मिन्हाज ने काफी अतिशयोक्ति से काम किया, किंतु इस अभियान का कोई विशेष राजनीतिक महत्व नहीं था। आधुनिक पश्चिम उत्तर प्रदेश में बदायूं की एकता के उत्तर में कटेहर राजपूत रहते थे, जिनकी राजधानी अहिच्छत्र में थी। वे बदायूं और संभल में उत्पात करते रहते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि बलबन के अभियानों में कठोर कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप उनका आतंक समाप्त हुआ। वह धीरे धीरे कटेहर अथवा आधुनिक रुहेलखंड में तुर्क प्रभाव का विस्तार हुआ। इस प्रकार राजपूतों के किसी भी प्रयास से तुर्क राज्य के अस्तित्व अथवा मूलभूत राज क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पैदा नहीं हुआ, किंतु आंतरिक कलह अथवा मतभेदों को दबाने के लिए सुल्तानों ने कभी कभी तथाकथित सिंधु खतरे को अपने हित में फायदा उठाया। लूटपाट के उद्देश्य से बलबन ने मालवा में भी एक अभियान संचालित किया। वस्तुतः तुर्क राज्य इस समय विस्तारवादी नीति अपनाने की स्थिति में नहीं थे। उपरोक्त संघर्षों की तुलना में सल्तनत के भीतर और बाहर के महत्वाकांक्षी तुर्क अधिकारियों द्वारा अपने अपने स्वतंत्र राज्य बनाने के प्रयास अधिक गंभीर थे। मंगोल खतरे का लाभ उठाते हुए कर लोगों ने, जो गैर और गजनी के स्थानीय शासक रह चुके थे किंतु मंगोलों द्वारा खदेड़ दिए गए थे, सिंधु नदी के पार कोह ए जूद अथवा नमक की पहाड़ियों आदि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उन्होंने सुल्तान और सिंध पर भी अपना नियंत्रण कायम करने की कोशिश की। मंगोलों से होने वाले जटिल संघर्ष में कोह ए जूद कभी कभी अब उनके हाथों से निकलकर मंगोलों के पास चला जाता था और कभी वे पुनः उस पर कब्जा जमा लेते थे। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य दो यह है कि इस भूखंड पर दिल्ली सल्तनत का प्रभावी नियंत्रण समाप्त हो चुका था। यद्यपि लाहौर तो दिल्ली सल्तनत के नाम मात्र के नियंत्रण में बना रहा, किंतु उत्तर पश्चिम में प्रभावी सीमा व्यास नदी ही रह गई थी, जिसके कारण अधिकांश पंजाब दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से बाहर हो गया। सिंध में भी अनेक हाकिमों ने स्वतंत्रता का झंडा उठाया, जिनमें से कुछ ने तो दिल्ली से मुक्त होने के अपने प्रयास में मंगोल व्यवस्थापक को भी स्वीकार कर लिया, किंतु इल्तुतमिश के बाद में बलबन मुल्तान और सिंध पर अपना कब्जा कायम करने में सफल हुए। पूर्व में बंगाल और बिहार अधिकांशतः लखनौती के हाकिमों के अधीन रहे और परिस्थितियों के अनुसार कभी दिल्ली सुल्तान के समक्ष अपने अधीनता का डंका पीटते थे तो कभी स्वतंत्र होने की घोषणा करते थे। उनमें से कुछ ने तो कामरूप या असम, जाजनगर, उड़ीसा, दक्षिणी बंगाल आदि पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु कई बार उन्हें स्थानीय शासकों के साथ संघर्ष में गंभीर पराजयों का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि इस प्रयोजन के लिए उनके संसाधन पर्याप्त नहीं थे। कुछ हाकिमों ने तो अपने नियंत्रण बिहार से मणिपुर एवं अवध तक फैलाने का प्रयास किया। यदि वे सफल हुए होते तो दिल्ली का तुर्की सल्तनत विखंडित हो जाती और उसे कई अन्य आंतरिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता। जैसा कि बताया गया है कि इल्तुतमिश ने खिलजी सरदार इवाज के विरुद्ध 2 अभियान किए थे। स्वयं उसके द्वारा एवं परिवर्तित
दिल्ली सुल्तानों द्वारा बिहार को लखनौती से अलग करने के प्रयास सफल नहीं हो पाए थे। इस प्रकार इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उत्पन्न अस्थिरता में एक अन्य खिलजी सरदार तुगन खान लखनौती और बिहार का स्वामी बन बैठा। उसने राधा पर आक्रमण कर दिया एवं एक बार तिरहुत पर भी छापा मारा। यहाँ तक कि उसने अवध और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों का कब्जा करने में भी असफल प्रयास किया। उसने इतनी सावधानी आवश्यक बरती कि दिल्ली की अधीनता को स्वीकार किया जा रहा और रजिया तथा उसके उत्तराधिकारी द्वारा उसकी स्थिति को पुष्टि व सम्मान की प्राप्ति होती रही, जिसमें राजस्व का प्रतीक माना जाने वाला छत्र भी शामिल था। वह स्थिति तब तक बनी रही जब उड़ीसा के गंग शासकों के साथ अपने संघर्ष में तुगन को पीछे हटना पड़ा और उसे दिल्ली से सहायक का अनुरोध करना पड़ा। उड़ीसा की सेना में लखनौती में उसे घेर लिया और वह तभी पीछे हटी जब उसे ज्ञात हुआ कि अवध के हाकिम के नेतृत्व में एक सेना तुगन खान की सहायता के लिए आ रही है। अवध के हाकिम ने तुगन को हटाकर स्वयं ही लखनौती की सत्ता संभाली, किंतु वह शीघ्र ही मारा गया। जब बलबन ने दिल्ली में नायब के रूप में सत्ता संभाली तो उसने अपने दास यूसबेग को लखनौती का हाकिम बनाकर रवाना किया। अपने पूर्ववर्तियों की तरह यूसबेग ने भी शीघ्र ही स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू कर दिया। यद्यपि उड़ीसा के विरुद्ध वह सफल नहीं हो सका, किंतु उसने राधा पर कब्जा जमाने 1255 ईस्वी में सफलता प्राप्त कर ली। इस सफलता के कारण दिल्ली की और उसकी नीति में परिवर्तन हुआ। उसने अब सुल्तान की उपाधि तथा शाही छत्र धारण किया। अवध में जहाँ के हाकिम को बलबन निकाल दिया था, संघर्ष का लाभ उठाते हुए यूसबेग ने अवध पर चढ़ाई कर दी और उस पर कब्जा कर लिया और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। किंतु अवध की ओर दिल्ली की सेना के बढ़े चले जाने की अफवाह सुनकर यूसबेग भाग खड़ा हुआ। इस असफल अभियान के बाद यूसबेग ने कामरूप पर आक्रमण किया। स्थानीय शासक जहां तक पीछे जा सकता था हटता गया और वर्षा ऋतु के आरंभ होने पर यूसबेग पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उफनती हुई नदी के कारण अपने राज्य से यूसबेग का संपर्क टूट गया। उसकी जबरदस्त हार हुई, उसे पकड़ लिया गया और मार डाला गया 1257 ईस्वी में। इस प्रकार दिल्ली से एक के बाद एक बंगाल भेजे जाने वाले तुर्क अधिकारियों ने स्वतंत्र होने का प्रयास किया। सबसे बुरा हर्ष तुर्गिल नामक एक दास अधिकारी का हुआ, जिसे बलबन ने यूसबेग के बाद लखनौती का हाकिम नियुक्त किया था। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के बाद तुगरिल ने जाजनगर के शासक के क्षेत्रों पर छापा मारकर ढेर सारा धन और बहुत से हाथी लूटकर ले आया, जिसमें दिल्ली को हिस्सा देने पर इनकार कर दिया। उसने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली और अपने नाम से खुतबा पढ़वाया। तुगरिल के विद्रोह की खबर ने बलबन को अत्यधिक विचलित कर दिया। यह सोचते हुए उसकी नींद हराम हो गई कि बंगाल की घटनाओं के कारण दिल्ली में उसकी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सन 1276 में बलबन ने अवध के हाकिम अमीन खान को अपनी सेना में केंद्रीय सेना की एक टुकड़ी के साथ लेकर कूच करने की तुगरिल के विरुद्ध को कुचलने का आदेश दिया। किंतु तुगरिल के साथ संघर्ष में अमीन के बहुत सारे सैनिक उसका साथ छोड़कर तुगरिल के पक्ष में चले गए, क्योंकि तुगरिल ने उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए बहुत सारा धन खर्च किया था। जब जमीन खान दिल्ली लौटा तो बलबन ने क्रोध में आकर उसका सिर काट दिया और उसके शव को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रख दिया। बलबन ने अब बहादुर नामक अपने एक चुनिंदा अधिकारी को तुगरिल को दंडित करने की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन परिणाम फिर वही निकला। बहादुर ने काफी बहादुरी के साथ लड़ाई की, किंतु तुगरिल के हाथों पराजित हो गया। दिल्ली की सेना बिखर गई और बहुत सारे सैनिक तुगरिल के पक्ष में चले गए। इस प्रकार बलबन के सामने अत्यंत गंभीर स्थिति आ पहुंची। 2 अधिकारी पराजित हो चुके थे। तुगरिल बलबन के प्रतिद्वंदी के रूप में उभर रहा था, अतः बलबन ने तुगरिल के विरुद्ध स्वयं ही सैनिक अभियान का नेतृत्व करने का निर्णय किया। हर आकस्मिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसने अपने ज्येष्ठतम पुत्र शहजादा मोहम्मद को अपना वेद उत्तराधिकारी मनोनीत किया, किंतु दिल्ली के क्रियाकलापों के संचालन की जिम्मेदारी उसे किसी तुर्क अमीर को नहीं थी, अपितु दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन को सौंपी तथा उसे नायब का पद प्रदान किया। बलबन ने अपने द्वितीय पुत्र बुगरा खान को लखनौती की ओर प्रयाण करने में अपने साथ ले गया। तुगरिल के विरुद्ध अभियान में बलबन को 2 वर्ष 1280 से 1282 लग गए, क्योंकि तुगरिल उसके साथ युद्ध करने से बचता रहा और बंगाल को दूरस्थ भागों से इस आशा से पीछे हटता रहा कि इस अभियान से थककर बलबन दिल्ली लौट जाएगा, किंतु बलबन तुगरिल का पीछा करता ही रहा। अंत में कुछ बंजारों की सूचना पर बलबन की सेना में एक अग्रिम टुकड़ी ने तुगरिल को अचानक दबोच लिया और उसकी हत्या कर दी। बलबन ने लखनौती में तुगरिल के समर्थकों को काफी कठोर दंड दिया, किंतु जब वह दिल्ली लौटा तो उसने तुगरिल के पक्ष में जाने वाले दिल्ली के सैनिकों के संबंध में वही उदाहरण प्रस्तुत न करने का परामर्श दिया। शायद तुगलकों की इस एकता को बनाए रखने में बलबन की इच्छा अधिक बलवती साबित हुई। इसके बाद बुगरा खान की पूर्वी क्षेत्र का हाकिम नियुक्त किया गया, किंतु बुगरा खान ने
ही बलबन की मृत्यु के बाद एक स्वतंत्र राजवंश की आधारशिला रखी, जिसने लगभग 40 वर्षों तक बंगाल पर शासन किया। अब नेक्स्ट में बलबन का मूल्यांकन। बलबन द्वारा स्थापित राजवंश उसकी मृत्यु के बाद 3 वर्षों तक कायम रहा। उसके पुत्र बुगरा खान ने दिल्ली का राज सिंहासन अपने पुत्र के जिम्मे छोड़ते लखनौती में ही शासन करना पसंद किया। दिल्ली में उसके जिस पुत्र ने राज सिंहासन संभालना था उसका नाम कैकुबाद था, जो मात्र 18 वर्ष का नवयुवक था। कैकुबाद अत्यंत विषय सख्त और विलासी साबित हुआ। उसने समस्त राजकाज निजामुद्दीन के हाथों सौंप दिए, जिसने अपने सभी विरोधी तुर्क अधिकारियों को मार डालने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में स्वयं निजामुद्दीन की हत्या हो गई, प्रशासन ध्वस्त हो गया और जलालुद्दीन खिलजी, जो सीमांत प्रदेशों का प्रहरी था, जिसने मंगोलों के विरुद्ध लड़खड़ाकर ख्याति और विशिष्टता अर्जित की थी, सहायता के लिए बुलाया गया। उसने सिर की कैकुबाद से निजात पाली और 1290 में एक नए राजवंश की स्थापना की। यद्यपि बलबन किसी राजवंश की स्थापना नहीं कर सका, किंतु ऊपरी दोआब अथवा सिंधु गंगा मैदान में जो उसके राज्य का वास्तविक भाग था, कानून और व्यवस्था कठोरतापूर्वक लागू करने और अराजक तत्वों का सख्ती से दमन करने के अलावा व्यापारिक माल और व्यापारियों के संचालन हेतु सड़कों का निरापद बनाकर उसने सल्तनत के विकास और भावी विस्तार की आधारशिला रखी। स्मरण रहे कि सिंधु गंगा का मध्यवर्ती क्षेत्र, जो बनारस और जौनपुर तक फैला था, विश्व के सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ मैदानों में से एक था और इसका एकीकरण अतीत के सबल और समृद्ध राज्यों का अनिवार्य आधार रहा। यद्यपि इस बात का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि बलबन ने प्रशासन तंत्र को विशेषकर स्थानीय अथवा प्रांतीय स्तर पर पुनर्गठित करने का कोई व्यवस्थित प्रयास किया हो, किंतु इक़्तिदारों पर उसका कठोर नियंत्रण स्पष्ट प्रतीत होता है, जिसकी गतिविधियों के विषय में वह बरीदों के माध्यम से अवगत होता रहता है, जो राजस्व पहले चेलगानी अथवा तुर्क दास अधिकारियों द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए हड़प लिए जाते थे, अब वे केंद्र सरकार को उपलब्ध होने लगे। इस राशि का एक भाग बलबन द्वारा अत्यंत भव्य दरबार के रखरखाव और शान शौकत पर व्यय होता था, जैसा कि हम देख चुके हैं कि तथा शेष राशि केंद्रीय सेना को सशक्त बनाने के कार्य में खर्च की जाती थी। बलबन ने दिल्ली या अन्य किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर कोई भवन निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया। वास्तुकला के क्षेत्र में उसके शासनकाल का कोई योगदान नहीं था। बलबन ने एक विशाल व सक्षम सेना तैनात रखने पर काफी जोर दिया था। उसने अपने पुत्र बुगरा खान को सलाह दी कि सेना के अलावा आय का आधा भाग अथवा आपातकाल में सुरक्षा के लिए रखा जाना चाहिए। ये एक बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया था कि बलबन ने अपने कौन से पुत्र को यह सलाह दी थी कि सेना के अलावा आय का आधा भाग आपातकाल में सुरक्षा के लिए रखा जाना चाहिए, जो हम आज भी रखते हैं, वो है बुगरा खान। ठीक है, कौन सा पुत्र था? बुगरा खान। बलबन की सेना की क्षमता अनुमानतः लगाना कठिन है, क्योंकि मंगोलों के भय के कारण सेना का विस्तारवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। बलबन ने व्यास नदी के समांतर चलने वाली मुल्तान दीपालपुर सुनाम रेखा पर मंगोलों को रोक रखने में सफलता प्राप्त की, किंतु वह लाहौर के आगे के क्षेत्र में मंगोलों को पीछे धकेलने में सफल नहीं हो पाया। यद्यपि उसे केवल द्वितीय श्रेणी के मंगोल सिपहसालारों का सामना करना पड़ा था, जिसका कारण यह था कि उन दिनों मंगोल शासकों का ध्यान इराक, सीरिया आदि पर केंद्रित था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मंगोलों से दिल्ली का कोई वास्तविक खतरा नहीं था, किंतु शायद बलबन कोई जोखिम उठाने के पक्ष में नहीं था। किंतु 6 वर्षों के लंबे अरसे तक बंगाल में तुगरिल के विद्रोह पर काबू पाने में बलबन की विफलता इससे भी अधिक गंभीर थी। 2 वरिष्ठ तुर्क अधिकारियों, अवध के हाकिम अमीन खान बहादुर की विफलता और उनके सैनिकों का तुगरिल के पक्ष में चले जाना संकेत करता है कि बलबन के शासन प्रबंध एवं उनकी नीतियों के प्रति असंतोष बढ़ रहा था। तुर्क सैनिक अपने वेतनों से कभी भी संतुष्ट नहीं हुए, बल्कि लूट के माल से इनकी कमी पूरा करने की अपेक्षा उनमें की जाती थी। बलबन की समेकन अथवा सुदृढ़ीकरण नीति के कारण उन्हें ऐसा कोई अवसर नहीं मिल पा रहा था कि सिंध में तुर्क अधिकारियों का विद्रोह, विशेष रूप से बलबन के अपने ही दासों युज़बेक और तुगरिल के लखनौती में स्वतंत्र होने के प्रयास इस तथ्य के परिचायक है कि बलबन की कठोरता भी तुर्कों के स्वभाव में अंतर्भूत जनजातीय स्वतंत्रता की इच्छा को दबाने में सफल रही। यद्यपि बलबन ने अंततः तुर्क चेलगाने की आंतरिक शक्ति नष्ट कर दी, किंतु कई तुर्क अमीरों की जहर देकर या अन्य गुप्त तरीके से वध करने की नीति तथा योग्यता और कार्यकुशलता के स्थान पर परिवार व वंश को अत्यधिक महत्व देने का परिणाम हानिकारक सिद्ध हुआ। परिवार और वंश क्रम को अतिशय महत्व दिए जाने से न केवल समर्थ और योग्य भारतीयों को राज्य की सेवा में नियुक्त होने या तरक्की करने से वंचित होना पड़ा, अपितु ऐसा प्रतीत होता है कि निम्न स्तर के परिवारों में जन्म तुर्कों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। फिर भी बलबन की उपलब्धियां उसकी असफलताओं से कहीं अधिक थी। उसने एक
ऐसे राज्य तंत्र का निर्माण किया जिसमें न केवल अपने पोषण की व स्थायित्व की क्षमता थी बल्कि विस्तार की क्षमता भी थी, जिसका परिचय बाद में मिला, जबकि कालांतर में उसके द्वारा लगाई गई संकीर्ण प्रतिबद्धताएं विखंडित हुई तथा सामर्थ्यवान व योग्य व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिला। अपने उत्तराधिकारियों के जिम्मे उसने यही दायित्व सौंपा था। इसके साथ ही यह हमारा तीसरा अध्याय खत्म हो चुका है। अब इसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन के उत्तराधिकारियों का अध्ययन किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 13वीं और 14वीं सदी में भारत पर मंगोल आक्रमण। लेकिन जो कल एक वीडियो आएगी उसमें थोड़ा सा इनके बारे में जो इस बुक से मेरे नोट्स निकले हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट वो बताऊंगी, और उसके बाद फिर हम ये 4 चैप्टर स्टार्ट करेंगे 13वीं और 14वीं सदी में भारत पर मंगोल खतरा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।